अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने उमर फारूक नामी शख्स को तोशा खाना की घड़ी नहीं बेची, लेकिन इसको रिफ्यूट किया जा रहा है उमर फारूक की जानिब से भी, जो कि कहते हैं कि फराग गोगी आई थी ये घड़ी बेचने और ये घड़ी उनके पास मौजूद भी है। मगर इमरान खान साहब ने घड़ी किसको बेची, वो शख्स कहाँ हैं, वो पाकिस्तान से क्यों फरार हो गए, क्यों उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, उनके आखिरी दिन कौन से इदारे की वो तहवील में रहे, वो इस्लामाबाद में थे, ये सारी डिटेल्स हम आज आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ चंद अहम सवालात हैं। एक तो उमर फारूक की शख्सियत के हवाले से है, मुतनाज़ शख्सियत हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात उनके ऊपर हैं। नॉर्वेजियन हुकूमत ने उनकी नॉर्वेजियन सिटीजनशिप जो है स्ट्रिप ऑफ कर दी, उनसे वापस ले ली। क्यों ले ली? ओल्ड होम स्कैम जो मुबैना तौर पर जिसपे उन्होंने अरबों रुपए चोरी किए और फिर 2003-4 में दुबई ले गए, वो केस भी लोगों को मालूम है। लेकिन इस पूरे सिनारियो के अंदर ये जहन में रखिए, हम आपको बताते चलें कि काबीना के अंदर ना सिर्फ चंद वुज़रा, बल्कि मैं नाम आपको बताती चलूं, इसमें शीरी मजारी साहबा भी मौजूद थी, फैसल वाडा साहब भी मौजूद थे। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, काबीना के अंदर इस बात को कहा गया था कि गलत किया आपने, ये तहाइफ बेच के, नहीं जरूरत थी इस तरह की कंट्रोवर्सी सर लेने की। और ये बरमला एक दफा नहीं, कई बार इमरान खान साहब की जेर सदारत काबीना मीटिंग्स में डिस्कस हुआ था। सो ये इशू मोरालिटी का है या लीगल इशू है, इस इमाम में सभी नंगे हैं। आज जो हाजी बने बैठे हैं वो भी हाथ धो चुके हैं। बदकिस्मती से हर कोई ये काम कर चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि खरीदा क्यों आपने, सवाल अब आज ये बन गया आगे क्यों बेच दिया। लेकिन आज ये कोई नहीं पूछ रहा कि माजी में हमारे सदूर और वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं, उनके पास जो उन्हें तहाइफ कौड़ियों के दामों लिए, वो किसके पास गारंटी है कि आज उन्हीं के पास मौजूद हैं। सो ऑफ कोर्स एक तरफा बयानिया निकल पड़ा है। मगर पहले उमर फारूक कौन है, उनके ऊपर केसेस कैसे बने और किस किस ने क्या क्या लिया है, मुलाहिजा फरमाएं। उमर फारूक ज़हूर का नाम पहली बार गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में खबरों की जीनत बना जब जून 2020 में अदाकारा और मॉडल सोफिया मिर्जा ने दुबई में मुकीम अपने साबिक शोहर और पाकिस्तानी नॉर्वेजियन शहरी उमर फारूक के खिलाफ FIA लाहौर में 16 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में शिकायत दर्ज करवाई। ये मामला वफाकी काबीना एजेंडे पर पहुंचा और हुकूमत ने FIA को उमर फारूक ज़हूर और सलीम अहमद के खिलाफ फ्रॉड तहकीकात की इजाजत दे दी। तहकीकात की सरबराही डॉक्टर रिजवान के सपोर्ट कर दी गई। उमर फारूक का नाम ECL और ब्लैक लिस्ट में डालते हुए इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि उमर फारूक ज़हूर का नाम इंटरपोल ने यह कहकर अपनी लिस्ट से निकाल दिया है कि नई तहकीकात के बाद यह बात सामने आई है कि उमर फारूक ज़हूर का नाम रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही उमर फारूक का नाम रेड लिस्ट से निकाला गया, उसके फौरी बाद उमर फारूक ने शहजाद अकबर के खिलाफ बतौर साबिक मुशीर बराए एहतसाब इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने का मुकदमा दायर करते हुए उनकी इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। उमर फारूक ज़हूर एक दिलचस्प किरदार हैं, अहम शख्सियात के साथ इजलासों में भी देखे गए हैं और उनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं, बशमूल चीफ अवामी स्टाफ के हमरा। राना अबरार की तोशाखाना के हवाले से दायर की जाने वाली दरख्वास्त बशीर मेमन से होते हुए घड़ी की खरीदार तक आज पहुंच चुकी है। यह हमारा अलमिया है कि इस वक्त जो सियासी जमातें तोशाखाना तहाइफ को आम करने की बात कर रही हैं, वो माजी में तोशाखाना मालूमात को क्लासिफाइड और इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अवाम से छुपा चुकी हैं। साबिक सदर और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2004 के बाद ये रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया था कि उन्हें किस मुल्क से क्या तहाइफ मिले हैं। परवेज मुशर्रफ 4.25 करोड़ रुपए मालियत के तहाइफ सिर्फ 55 लाख रुपए में ले गए, जिसमें ज्वेलरी की मालियत 1 करोड़ 52 लाख रुपए थी। मगर परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ 22.25 लाख रुपए अदा किए। सऊदी अरब, UAE, तुर्कमेनिस्तान के तोहफे कौड़ियों के दाम खरीद लिए। हता के अमरीका से सेक्रेटरी दिफा की जानिब से तोहफे में दिया गया पिस्तल परवेज मुशर्रफ सिर्फ 9,500 रुपए में अपने साथ ले गए और एक पिस्तौल उमीर मकाम को भी तोहफे में दे दिया। शौकत अजीज 25 करोड़ मालियत के 1100 तहाइफ तोशाखाने से सिर्फ 2.5 करोड़ में लेकर चले गए और अपनी ऑटोबायोग्राफी में फरिश्ता भी बन बैठे। आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर सदर पाकिस्तान 14 करोड़ मालियत से जायद के तहाइफ मिले। उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए अदायगी की और तोहफों में मिलने वाली 3 कीमती गाड़ियां भी ले गए। 2009 में UAE के सदर की जानिब से तोहफे में 2 कीमती गाड़ियां मिली थीं, BMWs और टोयोटा लेक्सस, जिनकी मजमूई मालियत 10 करोड़ 78 लाख रुपए बनती है। साबिक सदर दोनों गाड़ियां सिर्फ 1 करोड़ 61 लाख रुपए में ले गए। 2009 में
मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से तोहफे में 2 करोड़ 73 लाख रुपए की BMW मिली। मुअम्मर गद्दाफी की तोहफे में मिलने वाली वो गाड़ी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सिर्फ 41 लाख रुपए में, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले 120 तहाइफ मुफ्त ले गए। जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात है तो ये भी एक दिलचस्प मामला है। 1997 से 1999 तक के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ तोशाखाना से 67 लाख रुपए से जायद मालियत के तहाइफ सिर्फ 9 लाख रुपए में अपने साथ ले गए। कीमती तहाइफ के अलावा जिला वतनी के बाद उन्हें सऊदी अरब से मर्सिडीज गाड़ी भी मिली थी। नवाज शरीफ 42.5 लाख रुपए मालियत की ये मर्सिडीज 6,36,000 रुपए में ले गए। मर्सिडीज 67 लाख रुपए के तहाइफ में शामिल नहीं थी। 1997 में तुर्कमेनिस्तानी वफ्द की जानिब से कार्पेट का तोहफा भी मिला। नवाज शरीफ तोहफे में मिलने वाला ये कार्पेट सिर्फ 50 रुपए अदायगी करके अपने साथ ले गए। 1997 में कतर के वली अहद की जानिब से ब्रीफ केस तोहफा मिला। नवाज शरीफ ये ब्रीफ केस सिर्फ 875 रुपए अदा करके अपने साथ ले गए। नवाज शरीफ 1999 में सऊदी हुकूमत से तोहफे में मिलने वाली 1,05,000 रुपए की MP राइफल 14,500 रुपए की अदायगी के बाद अपने साथ ले गए। जबकि अबू धाबी के हुक्मरान की जानिब से नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज साहिबा को घड़ियां तोहफे में मिली थी। नवाज शरीफ 3 लाख रुपए मालियत की घड़ी 45,000 रुपए अदा करके अपने साथ ले गए। 2017 में सेनेटर कुलसूम परवीन ने काबीना डिवीजन से नवाज शरीफ के बैरूनी दौरों में मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात मांगी तो ब्यूरोक्रेसी ने तफसीलात देने से कहकर इनकार कर दिया कि ये कौमी राज है। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान को मिलने वाले तहाइफ अहम ओहदों पर बैठे लोग अपने साथ ले गए और अब सब के सब हाजी बने बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, साबिक वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे शिबली फराज साहब आगाज करूंगी। ये मुझे बताइएगा कि ये पूरा सिलसिला इसको अवॉइड किया जा सकता था, और मैं अभी कानूनी पार्ट के ऊपर नहीं, मगर अगर आप इखलाकी तौर के ऊपर भी देखिए तो सवाल दर सवाल उठ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। खरीदा क्यों, फिर बेचा किस तरह, और बेचा किसको, और डिक्लेयर क्या किया, सबसे बड़ा डिक्लेयर क्या किया? देखिए मेहर, पहली बात तो मैं ये कहता चलूं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कि ये जो पूरा जो माफिया बैठा हुआ है इस हुकूमत की सूरत में, तो ये तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नाटक खेलते हैं। और ये घड़ी का भी, ये घड़ी और ये तोशा खाने वाला भी एक नाटक है जो कि बुनियादी वजह जिसकी है वो ये है कि किस तरह से इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है, आजम स्वाति के साथ जो हुआ है और अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है, उससे तवज्जो हटाने का एक मकसद है। हालांकि अगर देखा जाए तो हम आज 7वां दिन है कि जिसमें हम सेनेटर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये हमारे डिमांड्स को, हमारे कॉलीग के साथ ये ज्यादती हुई है और उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब किसी एक जूनियर जज के बारे में कहा था कि उनको, उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे, तो उन्हें दहशतगर्दी और हत्या के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको चार्ज कर दिया गया। और हमारे कॉलीग के साथ जिसके जो कि मेंबर है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, उसके साथ जो ज्यादती हुई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। वो उनके कलीग थे तो उसमें तो सुमोटो फौरन हो गया, लेकिन हमारे कॉलीग जो कि इस हाउस के मेंबर हैं, सिटिंग सेनेटर हैं, उनके बारे में अभी तक हमें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं आने दिया गया। इमरान खान साहब तो आज भी हकीकी आजादी के लिए अदलिया की तरफ ही देख रहे हैं, मगर ये आपकी बात में वजन है, बिल्कुल वजन है, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दिस। मगर सवाल ये है कि सर आपके पास क्या सबूत है कि ये तहाइफ आपने इस्लामाबाद में ही बेचे थे, और जिसको भेजे थे उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? देखें, पहली बात तो ये है ना कि ये बदकिस्मती से जो मुल्क जिन मसाइल के दरपेश हैं उसमें इस किस्म की बात करना कि जो चीज है जिसपे के मुख्तलिफ औकात में इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी हैं, मुख्तलिफ औकात पे इस पे बहस हो चुकी है। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और उसको मंजर आम पर क्यों नहीं ला रहे? माजी को छोड़ दें। बात यह है कि बड़ी सिंपल बात है। बात तो यह है कि एक कानून के मुताबिक उन्होंने चीजें खरीदी
वो उसके जब खरीद लेता है तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। उसके बाद आप जो कुछ भी उसके साथ करते हैं और आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स में कैपिटल गेन टैक्स जो भी चीजें हैं वो आपने जमा कराई हैं, तो फिर मसला किसको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है उन लोगों को कि जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं? जिस साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्हीं से पूछ लेते हैं। बात सुने, देखिए जी, अगर सर कुंडी साहब देखें जी मैं बात सुन लीजिए कुंडी साहब की भी। नहीं, मैं एक सेकंड जरा अपना वो खत्म कर लूं। बात यह है कि जिस पार्टी के या जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हैं, बशमूल जो आपके साथ में बैठे हुए हैं दूसरे आपके मेहमान, इनकी पार्टी कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क को तो छोड़ें कि तोशाखाने में गाड़ियां लेके सब कुछ हजम करके कुछ किए बगैर, और वो आज बिल्कुल अलहदा बैठे हुए हैं। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की एक तहरीक चलाई जा रही है जिसमें कि सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं? तो अब ये घड़ी का कॉन्सेप्ट निकल आया, घड़ी निकल आई है। ये चीजें हैं, ये डाइवर्ट करने के लिए आज तो प्रोग्राम होना चाहिए था कि अवाम का कितना बेड़ा गर्क हो गया है, महंगाई ने उनकी क्या हालत कर दी है, और हम ये कहते हैं हमने लीगली इसको सबमिट किया है। जवाब लेने दीजिए। किसको बेचा है, किसको नहीं बेचा, कहां पे बेचा है? भाई पाकिस्तान में बेचा है। खान साहब ने उसको डिक्लेयर किया है अपने टैक्स रिटर्न्स में, कैपिटल गेन टैक्स उस पे दिया है। तो व्हाट इज द इशू अबाउट? आप अगर इशू बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, बनाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। हम पे इतनी चीजें हो चुकी हैं कि हमारे लिए कोई हैसियत ही नहीं रखता। कुंडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कुंडी साहब 2-3 सवाल आपसे पहले स्पेसिफिक पूछूंगी। आप लोगों को एक तो इशू है कि इस तोहफे की अप्रेजल क्या थी, अप्रेजल जो वैल्यू है वो इसी इंटरव्यू के मुताबिक अब बताई जा रही है कि 1 अरब 70 करोड़ की थी। सर पहला सवाल आपसे ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली हैं, जो घड़ियां ली हैं, इनकी भी तमाम तर फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, यूएई से लेके दीगर ममालिक से लेके, उनकी भी अप्रेजल, और चाहे नवाज शरीफ हों या जनरल मुशर्रफ हों, सब इब्तदाइया में हमने बताया उनकी भी अप्रेजल जो होती है वो तो खुद आपकी कैबिनेट डिवीजन ही करा रही होती है। सर तो अप्रेजल को तो 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आपको प्रॉब्लम किस बात से है कि उन्होंने वही काम किया जो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी किया था, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, या उन्होंने ये गुस्ताखी कर दी कि फिर उन्होंने वो काम करके आगे बेच दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें महर, पहली बात तो ये है कि ये हमें बड़ा दर्स देते थे, और ये तोशाखाना, ये चीज़ें, वो चीज़ें, जितना भाषण ये हमें देते थे सब दुनिया ने देखा। इनके टाइम की जब बारी आ जाती कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। देखें आसिफ अली ज़रदारी साहब को अगर गाड़ियाँ मिली थी, आसिफ अली ज़रदारी साहब के आज भी वो इस्तेमाल में, उसने जाके बेची तो नहीं है ना, आज भी वो इस्तेमाल। और उस वक्त ज़माने में मिली थी बड़ी गाड़ियाँ जब उस वक्त दहशतगर्दी पीक पे थी, 2008 से 13 तक, बल्कि 2007 से लेकर कब तक वो दहशतगर्दी थी और क्या कुछ नहीं हुआ, कितने हमले किस पे नहीं हुए। हमारी अपनी लीडर उसके अंदर जो है वो शहीद हुई, हमारे वर्कर उसके अंदर शहीद हुए। उसके बाद ये तो मैं बड़ा दस देते थे। अब देखेंगे तो बता दें, देखिए बता दें ना, हमने देखें बता दें कि हमने लिया है, हमने इतने पे ले लिया है, हमने फलां पे बेचा है, ये टैक्स रिटर्न है, ये चीज़ें हैं। अब देखें हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने ऐसा काम किया क्यों है जिसके ऊपर डिबेट हो रही है? आपने किया जो डिबेट हो रही है ना भाई, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने प्लीज़, उसके बाद अपनी बारी बात करें। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ आपने की है तो डिबेट होगी, आप कोई और मखलूक तो नहीं है कि आपके ऊपर डिबेट नहीं होगी। हर आप अवामी नुमाइंदा है, हम भी नुमाइंदा है, हम भी आवाम के जवाब दें, आप भी आवाम के जवाब दें। आप कह रहे नहीं हमारी चीज़ पे डिबेट ना हो, बाकी दुनिया पे डिबेट हो, बाकी दुनिया पे डिबेट होगी तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे, आप भी उसका जवाब देंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे। आप बता दें कि हमने ABC पे भेज दिया है, ये टैक्स रिटर्न है, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें। हमने तो ये नहीं किया कि हमें तोहफा मिला है एक चीज़, आपको मैं हम चैनल में आप मुझे कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं और मैं जाके नीचे चैनल के नीचे जो है जो बाज़ार उसमें जाके बेच दूँ, ठीक है, आपका अपना हक है, आप बेचें जो भी करें, आपका हक है, लेकिन सवाल के आपको जवाब देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा चीज़ यह है कि इन्होंने कहा कि जी हम जाकर कोर्ट जो है, हम यूके में, इनका जमहूरी हक है, बिल्कुल आप जाएँ यूके में, आप उसको जो है आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आज आपने अपनी अदलिया, आज़ाद अदलिया जो आप कहते थे, आपने सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि आपके पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद नहीं है, आप यूके जा रहे हैं अदालतों पे, उधर भी आपके जमहूरिया के आप जा सकते हैं, लेकिन आपने ये क्वेश्चन मार्क तो कर दिया ना कि हमें पाकिस्तान की अदालत पे एतमाद नहीं, हम जाके उधर से जो है इंसाफ लेंगे, पाकिस्तान से इंसाफ नहीं चाहिए। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या करने जा रहे हैं? फिर आप जाएँ, फिर यूके की अदालत के बाहर जाएँ। आपके लोगों ने, आपके पार्टी के नुमाइंदों ने आज, PTI के नुमाइंदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बातें की है, हमने तो ये बातें नहीं की हैं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका भी एक इंपॉर्टेंट आज जो है बुखारी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम ये करिए, आपकी हुकूमत थी 4 साल, आप हमें आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हमारे किस किस लीडर को जेल में नहीं डाला, क्या प्रूफ कर सके, क्या चीज़ें आज जो ये बातें कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे या किसी और पे, तो प्रूफ कर लेते, सजा दिलवा देते, आपके पास हुकूमत थी, आप सब कुछ कर लेते। लेकिन ये चीज़ आपकी तो हुकूमत की ये सिचुएशन होती है कि आपका अपना वज़ीर आला आपके कहने पर FIR नहीं काट सकता है, आपकी तो ये मतलब है, आपका वज़ीर आला बल्कि आपकी इत्तेहादी जमात का वज़ीर आला, सॉरी आपका तो नहीं, ये मतलब है कि हमने पहले भी कहा था, हमारे साथ भी इत्तेहादी जमात में थे, आज आपकी हुकूमत है पंजाब में, आज आपने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हमले की इस हमले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस हमले को बहुत ही हमने जो है क्रिटिसाइज़ किया, बाकी हम इनकी तरह नहीं थे। जब मोहतरमा शहीद पे हमला हुआ था, इमरान खान की क्या स्टेटमेंट थी, आपने वो स्टेटमेंट देखी थी? जब एहसन इकबाल पे हमला हुआ था, इमरान खान साहब की क्या स्टेटमेंट थी? लेकिन हम इनके लेवल पे नहीं जाएंगे, हमने इस चीज़ को कंडेम किया है। फिर जब ये बहुत सवाल करते हैं कि आपने क्या किया इतने सालों में, तो आपकी बुज़दार प्लस ने, जो वसीम अकरम प्लस था, क्या उसने GT रोड पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना जिस पे आप इमरजेंसी रिलीफ के लिए, फर्स्ट एड के लिए जाते हैं? आपको फिर भी अगर वो चुनना पड़ा जो है शौकत खानम, और उस पर भी एक आखिरी लाइन, आखिरी उस पर भी बड़े क्वेश्चन है, क्यों नहीं कहते कि आज एक जो है हमें एक मेडिकल कमीशन बनाना चाहिए, जाके हम इसको पता है, क्योंकि इस पर बड़े सवाल निशान भी इनकी तरफ से भी हम कंडेम करते हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी गोली और गाली की सियासत नहीं की है, हमने बहुत से जनाजे उठाए, हमने खून भी देखे, हमने शहादतें भी देखी हैं, हम इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब क्वेश्चन होते हैं तो उसके ऊपर कमीशन बनते हैं, कमीशन बनते तो चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि आपके ही डॉक्टर ने उस वक्त भी, आप बकौल आपकी जो नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए हैं, आप ही के डॉक्टर ने उसको क्लीन चिट दी थी ना, आपकी हेल्थ मिनिस्टर को क्लीन चिट, शायद को भी मौका दीजिए ना आप, तमाम और ताकि पता चले क्या हुआ है। ठीक है, ये शिबली फराज साहब, इनकी इस बात में भी वजन है कि आप लोग हकीकी आज़ादी के लिए इस अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तानी की अदलिया की तरफ, लेकिन इंसाफ के लिए आपको यूके जाना पड़ रहा है, मगर शायद डेफेमेशन केसेस उधर ज़्यादा जल्दी निमट जाते हैं। मगर सर, मैं अभी भी ये फरा गोगी साहिबा का जो किरदार है, और ये ऐन मुमकिन है कि पैसे इतने ही लिए गए हों, या पैसे इवन इस्लामाबाद में अगर बेची है तो ज़्यादा ही लिए गए हों, लेकिन खान साहब को कम मौसूल हुए हों, ये आप जानते हैं, ये सारी मुमकिनात में से है। आप लोग अपने तई इसके अंदर तफ्तीश करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहली बात तो मैं ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोई सामने रख दीजिए, पार्टी के जो कॉलीग बैठे हुए हैं जो कि बड़ी जमहूरियत पसंद अपने आप को कहते हैं, मुस्तफा खोखर को किस तरह उन्होंने पार्टी से निकाला, उसे सेनेट से सीट से रिजाइन करवाया, तो ये हमें उसके भाषण ना दें कि ये कितने जमहूरी हैं। हमें ये भी पता है कि जो $65 बिलियन स्विस अकाउंट्स के थे वो पाकिस्तान के अवाम के थे, और वो किधर गए? वो छुपे रहे अपनी उसकी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे। तो ये हमें ना कहें इस किस्म की बातें। जहां तक कि इनका ये ताल्लुक है, हमने घड़ी की जो भी पेमेंट्स जो भी रिसीव हुई हैं उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स करके अपने टैक्स रिटर्न में हमने जमा करा के हमने सारा कुछ डिक्लेयर किया है। और अगर आप आज की कीमत लगा रहे हैं कि एक चीज जो कि 3 साल पहले बेची गई थी, तो आपको पता है महर, इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि आपकी जो वालिदा ने या आपकी जो दादी ने जो सोना खरीदा था, आप उसी कीमत पे अगर उसकी आज लगाएं तो वो हर एक अरबपति बन जाए। सो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, मसला ये है सर, उमर फारूक, सर बात सुन ले शिबली साहब, उमर फारूक ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 28 करोड़ की ये आपसे तोहफे खरीदे हैं फरा गोगी से, जबकि इमरान खान साहब ने 2 करोड़ 12 लाख के खरीदे और बकौल उनके 5 करोड़ 80 लाख के बेच दिए। तो ये जो बीच का अमाउंट है, या तो अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सामने रख दें सर। देखें, मेरी बात सुने महर, आप एक फ्रॉडस्टर जिसका कि आप अगर प्रोफाइल निकालें गूगल पे कि ये बंदा है कौन, इसने क्या क्या फ्रॉड किए हैं, आप उसकी बात को अहमियत दे रही हैं। हमने सर, हम किसी अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन सामने रख दें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से तो सारा पानी का पानी हो जाएगा ना। एक सेकंड महर, हमने इसीलिए मुकदमा किया है कि वो इस चीज को साबित करे कि उसने ये काम किया है, उसके पास फरा गोगी गई थी, कितने पैसे हैं, ये सब कुछ चीजों का पता नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सहाफी इमरान खान से बात करेंगे और वो तफसीलात जो हम सहाफी बहुत दिनों से बल्कि सालों से जानते हैं आपके सामने रखेंगे।
आप बात करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी इमरान खान मौजूद हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का आपका। हमारे पास जो मालूमात पहले आई वो तो बड़ी क्लियर कट थी कि पहले तो जुल्फी बुखारी साहब कोशिश कर रहे थे ये घड़ी बेचने की, नहीं शायद कामयाब हुए होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में एक मोहम्मद शफीक नामी शख्स को ये बेच दी गई थी हमारी मालूमात के मुताबिक, और FIA ने भी चंद दिन बाद उनको अपनी तहवील में रखा और फिर वो मजबूर हो गए मुल्क छोड़ने के लिए। आपको भी ये स्टोरी जिस तरह बन रही है और पक रही है और जिस वक्त के ऊपर सामने आई है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? देखिए, चंद दिन पहले की बात है। अरशद शरीफ भाई उस वक्त हयात थे और उन्होंने भी इसके बारे में एक ट्वीट किया था आखिर में। और ये कहानी जो जर्नलिस्ट हैं उनको आइडिया था पाकिस्तान में कि ये खोली जाएगी। एक्चुअली घड़ी के पीछे पड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतवर लोग कि घड़ी का पता किया जाए वो घड़ी है कहाँ। घड़ी किसी और शख्स ने बेची थी और दुबई के जिन ताजिरों ने उसको खरीद कर दोबारा बेचा, उनका भी क्लेम सामने आ रहा है कि $2,50,000 के अंदर ये घड़ी बेची गई है। और फिर उसका जो फाइनल बायर है जिसके बाद इस वक्त वो घड़ी मौजूद है, वो उमर फारूक है। तो उमर फारूक को सब जानते हैं और उमर फारूक का सबको आइडिया भी है कि उमर फारूक का सोफिया मिर्जा के साथ प्रॉब्लम था। सोफिया मिर्जा का पाकिस्तान में किन लोगों के साथ ताल्लुक था, किस नौयत का ताल्लुक का, निजी मामलात में हम नहीं जाते। लेकिन सूफिया मिर्जा की बेटियां दोनों जो हैं वो उमर फारूक साहब के साथ थी और उस पर मुकदमा चलते रहे हैं पहले भी, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। तो शहजाद अकबर साहब ने सूफिया मिर्जा को एक दौर में इंसाफ दिलाने के नाम के ऊपर पाकिस्तान में कुछ मुकदमे करवाए थे उमर फारूक पे। उमर फारूक फाइनल बायर है, ये घड़ी उसके पास है। फाइनली जिस आदमी ने इस घड़ी को खरीदा और अपने पास रख लिया वो उमर फारूक है। और ये घड़ी आखिरी मर्तबा बिकी है दुबई में। इसके बेचने वालों का ये क्लेम है कि $2.5 लाख के अंदर इसको बेचा गया है। अब उमर फारूक को एक नया क्लेम दिया गया थोड़े दिन पहले और उसके लिए इसको राजी किया गया। देखिए, पहले आपको ये देखना होगा कि उमर फारूक को दिया क्या पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने, या साफ कहें तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से खुश नहीं है। उन्होंने उमर फारूक को यह दिया कि उसके पाकिस्तान के अंदर मुकदमात खत्म करवाए, उसका नाम इंटरपोल में से निकलवाया, उसके लिए आसानियां पैदा की, फिर जो उसके मुखालफीन थे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए पाकिस्तान के अंदर। ये सब कुछ उसको पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उमर फारूक को पाकिस्तान में करके दिया। अब इसके बदले में आखिरी महीने में, यानी पिछले महीने की 20 तारीख के बाद मुकदमा दर्ज होते हैं शहजाद अकबर पे भी, उसकी बीवी जिसको वो नीचे दिखाना चाहता है सूफिया मिर्जा, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ अक्टूबर की आखिरी दहाई में, यानी अक्टूबर के जो आखिरी 10 दिन थे उनके अंदर वो मुकदमा दर्ज होता है। तो इसके बदले में कुछ तो उमर फारूक से लिया जाना था और वो ये घड़ी वाली कहानी है। क्योंकि फाइनल बायर है, ये जो कहेगा वो बात मानी जाएगी। आम आदमी के अंदर परसेप्शन पैदा की जा सकती है, ये सोचा गया उन लोगों की जानिब से जो इसके पीछे पड़े थे। मैं कुछ दिन पहले बाकायदा मैंने ट्रेवल किया था इस स्टोरी के पीछे और मैंने कुछ हकायक इकट्ठे किए थे। तो मुझे ये पता चला कि इस्लामाबाद का एक बहुत ताकतवर आदमी उमर फारूक के ना सिर्फ काम करवा रहा है बल्कि उसके पीछे पड़ा हुआ है कि जो हम चाहते हैं वो एक एफिडेविट आप बना दें, फिर ये कहानी बनाई गई। अच्छा, पहले कहानी कुछ और बनाई गई थी। पहले जो कहानी बनाई गई थी उसमें प्रॉब्लम ये था कि बैंक ट्रांजैक्शन नहीं मिल रही थी। फिर एक कहानी बनाई गई तो उसमें किसी दुकानदार को डालना पड़ रहा था। तो जब कोई भी कहानी काम नहीं की तो फाइनली कहानी ये बनाई गई कि शहजाद अकबर ने मुझे कहा कि फराह शहजादी से मिलो। फराह शहजादी ने मुझे कहा कि ये मैंने बेचनी है। मैंने दुकानदार से चेक करवाई और उसके बाद मैंने $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में, या 7.5 मिलियन जो दिरहम है उनके अंदर मैंने ये घड़ी खरीद ली। अब ये बिल्कुल सारी फेक कहानी है, ये अभी बनाई गई है। वो जो बेचने वाले हैं वो भी सामने आ गए हैं और पूरी कहानी पाकिस्तान के मीडिया को पहले से पता थी। अगर तो ये खबर इतनी ऑथेंटिक है और इतनी सच्ची है और अपनी खबर के साथ जंग और जियो ग्रुप खड़ा रह सकता है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि इस सच्ची और खरी खबर को, जिसके बारे में उनको लगता है कि इसमें कोई झोल नहीं है, अपने लंदन वाले एडिशन में जरा छाप दें अखबार के अंदर। सिर्फ वहां पे छाप दें, सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अच्छा इमरान, ये बहुत सी बातें जो अभी आपने की हैं, ये आप बजा फरमा रहे हैं कि हमें मालूम भी था, हम बात भी इस हवाले से कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। वो अलग बात है कि मोहम्मद शफीक जो हैं उनको मुल्क से जाना पड़ गया, इतना प्रेशर आ गया, और अब ये कहा जाता है कि खान साहब के जो ओरिजिनल बायर है उनको मंजर आम पर लाएं। मगर मैं इसका एक और पहलू सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी अपने तय एक हकीकत है। ना सिर्फ इमरान खान साहब कान के कच्चे हैं, बातों में आ जाते हैं, बल्कि एतबार भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपसे भी यकीनन ये बात की होगी, मेरे सामने भी कई बार की है कि, और ऑन द रिकॉर्ड भी उन्होंने अपनी वालदा का भी शायद तस्करा किया कि उनकी वालदा कहती थी कि ये बड़ी जल्दी एतमाद कर जाता है। तो ये भी एक सिचुएशन या सिनारियो हो सकता है कि शायद खान साहब को चंद करोड़ ही दिए हों, बेचिए फिर भी जाके दुगनी कीमत के, दुगनी भी नहीं बल्कि जितने 28 करोड़ की भी बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, बेची ये ज्यादा कीमत में गई है। खान साहब को इतने ही पैसे दिए गए हैं कि जितने उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। आपको ये सिनारियो गिवन द सिचुएशन, गिवन द मैन, समझ आती है? देखिए मेहर बुखारी साहब, जो अब बंदे बता रहे हैं ना कि उन्होंने वहां कितने की बेची है, तो वो तो कीमत उसके आसपास ही है जितनी इमरान खान साहब ने बताई है। वहां तो कोई इतना बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। ये मैं भी जानता हूं कि असल कहानी क्या है, और आपको भी आइडिया है। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ये हम सबको पता है। इमरान खान के आसपास बदकिस्मती से वो लोग मौजूद रहते हैं जो कोई ना कोई चक्कर इस तरह का चलाते रहते हैं। अब वो कहानी भी किसी दिन खुलेगी और मामला सामने आएगा, लेकिन जब वो खुलेगा तब वो खुलेगा, उससे पहले मैं भी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन 5 वजूहात हैं इस स्टोरी की टाइमिंग के ऊपर कि ये अभी क्यों आई। पहली वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जुर्माना अदा करना है बरतानवी अदालत में, और उस पर बहुत शर्मिंदगी होगी। ये किसी भी मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क की अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिरे तो ये बहुत बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, रुसवाई वाली बात है। एक तो ये चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। दूसरा, काबीना की कमेटी है, वो एक कानून साजी पे काम कर रही है, आर्मी एक्ट 1952। वो उसके अंदर एक तरमीम करना चाहते हैं कि री अपॉइंटमेंट का लफ्ज निकालकर वहां पे रिटेन करने का, ये रिटेंशन का लफ्ज वहां पे डाला जाए। और उसके 2 बेनिफिशियरी हो सकते हैं। या तो शहबाज शरीफ साहब एक लाइन का जुमला लिखकर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अपनी मर्जी की मुद्दत की एक्सटेंशन दे सकते हैं, या फिर जो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जो रिटायर हो जाएंगे 2 दिन पहले, उनको एक मुख्तसर मुद्दत की एक्सटेंशन दी जा सकती है रिटेन का वर्ड इस्तेमाल करके, और फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे हर कानूनी नुक्ता नजर से आर्मी चीफ पाकिस्तान का बनने के लिए, जो सबसे सीनियर है। अच्छा, ये 2 चीजें तो ये हैं कि एक तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनका जरा जो स्टोरी है वो डाउन जाए। दूसरा, ये कानून साजी है, इसकी तरफ तवज्जो ना हो। तीसरी, आदम सवाती वाला मामला पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो गया है। उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके कपड़े उतारे हैं। तीसरा, इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं, आलमी मीडिया के अंदर रोजाना खबरें आती हैं, रोजाना चीजें फैल रही हैं, और वो लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पे कामयाबी भी मिल रही है, तो एक उसको भी डाउन करना है। और 5वीं चीज जो इस वक्त हुकूमत के गले की हड्डी बनी हुई है हुकूमत और इदारों के, वो अरशद शरीफ शहीद भाई का उनका इंतकाल है, उनकी शहादत है। इस मामले के ऊपर अभी ऐसा लगता है इनको कि शायद ये गर्द बैठ जाएगी, ये ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, जैसे ही चीजें ठंडी होंगी तो याद रखिएगा कि अरशद शरीफ शहीद के खून को हम जाया नहीं होने देंगे। ये हुकूमत को भी पता है, हुकूमत के सहूलतकारों को भी पता है कि ये मामला यहां पे रुकेगा नहीं। इसके ऊपर ये सब लोग निकलेंगे, बात भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत और उसके सहूलतकारों को, या उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमात करवाए हैं। लगभग 50 के करीब मुकदमात हुए हैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता 7 महीने के अंदर। वो फिर उनको उससे भी, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसमें तवज्जो हटाने के लिए अभी तो ये तोशाखाना घड़ी, अब कुछ और चीज ढूंढी जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज कहा कि तैनाती के मामले से वो पीछे हट गए हैं, लेकिन फिर भी उनका रुख, और आज तो डेट भी दे दी गई है एक गिव और टेक कि अब वो पिंडी पहुंचेंगे कब, ये 20-21 की बात की जा रही है। प्लान क्या एग्जैक्टली? देखिए, इसको जरा थोड़ा सा ना आप इस तरह देखेंगे, इमरान खान साहब ये बात पहली दफा नहीं कह रहे, वो पहले भी कह चुके हैं कि किसी को भी आर्मी चीफ बनाए, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एतराज वही है जो पहले दिन से है कि नवाज शरीफ कभी मेरिट के ऊपर काम नहीं करता, और नवाज शरीफ से मशवरा करना सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है,
और नवाज शरीफ के साथ बातचीत करना और इन लोगों का आपस में मुशावरत करके ऐसे लोगों का आर्मी चीफ लगाना, इस पे मुझे तहफ्फुज़ात हैं। वो मेरे रहेंगे, अब जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगा दें, मैं इस अब तो मामले पे कोविड क्योंकि हो मैं गया है, वज़ीर आज़म नहीं हूं। जी, मैं कह रही हूँ अब तो कोविड हो गया तो मुशावरत रुकी हुई है। कोविड बड़ा सियाना है। आपको पता है कोविड क्यों हुआ है और क्यों होना जरूरी था इस मौका पर। मजे की बात यह है कि आप सिर्फ ये चेक करवाइए कि जिन जिन लोगों को मियां साहब जफियां डाल डाल के मिले आने से पहले, उन्होंने तो अपना कोविड का टेस्ट भी नहीं कराया। उनको इतना एतबार है मियां साहब के कोविड पे कि हमें नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपके वक्त का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जिस आर्मी एक्ट का जिक्र अभी हो रहा था, जिस तरमीम का जिक्र हो रहा है, उसके ऊपर आपको मजीद डिटेल्स बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। एक ऐसे वक्त में जब फौजी कमान और सरबराह जो हैं अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमत वक्त आर्मी एक्ट 1952 में अहम तरीन तरमीम करने जा रही है, जिसके बाद किसी भी हाजिर सर्विस अफसर की एक सादा से नोटिफिकेशन के ज़रिए तकर्रुर और तैनाती का इख्तियार जो है वज़ीर आज़म को हासिल हो जाएगा। इससे मकसूद ये है कि वो तमाम तर जो आइनी पेचीदगियाँ हैं जिससे वज़ीर आज़म को गुजरना पड़ता है, उससे गुरेज कर लिया जाए, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया जाए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में मुजवजा तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म महज एक सादा नोटिफिकेशन के जरिए आर्मी चीफ को बरकरार रख सकेंगे। बारसूख ज़राए बता रहे हैं कि कानूनी तब्दीलियों से मुतल्लिक समरी काबीना कमेटी के सामने पेश किए जाने के लिए तैयार है, जिसकी वजारत दिफा ने गुज़िश्ता माह मंजूरी दी थी। इस समरी को मंजूरी के बाद कानून साजी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक हुकूमत आर्मी चीफ के दोबारा तकर्रुर या मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए एक तयशुदा तरीका कार पर अमल करती है। वजारत दिफा के जरिए समरी जारी की जाती है। वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से हतमी मंजूरी दी जाती है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 174 की ज़ेली शेख 2A में रीअपॉइंटमेंट के बाद लफ्ज़ रिटेंशन डाला जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ रिलीज के बाद रेजिग्नेशन भी शामिल किया जाएगा। ऐसे कवानीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत अफसरान का तकर्रुर, दोबारा तकर्रुर, तोसी, रिटायरमेंट, रिलीज, बरतरफी के इख्तियारात फराहम करते हैं। सामने आने वाली ये पेशरफ्त फौज में मुतवक्के कमान की तब्दीली की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील कर सकती है। हुकूमत इस मामले पर खामोश है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अल्लन ऐलान आज कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हम पीछे हट गए हैं, अलबत्ता आर्मी एक्ट में तब्दीली पर अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस बात की तरफ इशारा भी दिया, ये कहते हुए कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कानून साजी की गई थी, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और इस मामले को मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना चाहिए कि कोई तकर्रुर के हवाले से कोई तनाज़ा ना खड़ा हो। बहुत दिलचस्प सवाल खड़े हो चुके हैं। रातों रात अगर आर्मी एक्ट में तब्दीली हो जाती है तो क्या फौजी कमान में जो मुतवक्के तब्दीली है, क्या वो रोकी जा सकती है? जिस फॉर्मूले का जिक्र पहले भी हो रहा था, कैन दैट इन एनी फॉर्म स्टिल बी वेरी मच वायबल? क्योंकि इमरान खान साहब भी कदरे नरम पड़ गए हैं। क्या तमाम फ्रीकैन के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और इसका कितना डैमेजिंग असर पड़ेगा हुकूमत वक्त के मौक़िफ़ और बयानिए के हवाले से? बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी दिफा लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमा दीजिएगा कि एक जुम्बिश कलम से वज़ीर आज़म जो हैं अब किसी भी हाजिर सर्विस अफसर को रिटेन कर सकेंगे, क्या मकसद है और इस वक्त के ऊपर बिलखसूस इस तरह की कानून साजी का आपके नज़दीक? जी देखिए, जब भी कोई कानून साजी की जाती है तो मेरा ख्याल एक तो उसका कानूनी पहलू होता है, एक उसका इखलाकी पहलू होता है और एक मेरा ख्याल उसका सियासी पहलू भी होता है। तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ के पास पहले ही ये पावर मौजूद है कि वो एक एक साल के लिए किसी भी ऑफिसर को रिटेन कर सकते हैं। तो इसलिए इस नए कानून की ज़रूरत ऐसे लगता है जैसे कि आर्मी चीफ अगर इनकार भी कर दें किसी को रिटेन करने के लिए तो फिर वज़ीर आज़म उसको रिटेन करेंगे, जो कि साफ ज़ाहिर है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन के आपको पता है पहले आर्मी चीफ ही की तैनाती की वजह से बहुत से पॉलिटिकल मसाइल खड़े हो जाते हैं और अगर मज़ीद नीचे जाके
किसी भी ऑफिसर की तैनाती को एक्सटेंड करना, ये तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा गहरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो और टाइमिंग्स का आप खुद देख लीजिए, आपको पता है कि क्या मसला खड़ा हुआ है और किस किस्म के टाइमिंग्स है। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मैं कोई सियासत से ज़्यादा शुद्ध नहीं रखता, कि अल्टीमेटली ये सस्टेनेबल नहीं होगा पॉलिटिकली, और इखलाकी तौर पर तो ये इंडिकेट कर ही रहा है दिवालियापन का। कानूनी तौर पे यस, ये हुकूमत कर सकती है। इनको याद रखना चाहिए कि अगली हुकूमत इसको अंडू भी कर सकती है। जनरल साहब, ये तो आपने बेहतर फरमा दिया और ऑफ कोर्स एक फौजी पर्सपेक्टिव दिया है इसको। सही बात है, मगर दूसरी साइड पे इसको सिविलियन बालादस्ती के जुमरे में भी देखा जा सकता है। कहा जाएगा कि वजीर आजम को मजीद और इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो उसका एक ये पहलू भी है जो उठाया जाएगा। दूसरी ये बात कि जो आर्मी एक्ट में ऑलरेडी वर्ड है रीअपॉइंटमेंट, उसके साथ रिटेंशन का वर्ड डाला जा रहा है। इज दिस जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स, और इसको आप करंट सिनारियो में कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा आसान तरीका बनाने के लिए शायद हो सकता है, और करंट सिनेरियो में नेचुरली इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये रिटेंशन की बात अगर आर्मी चीफ के सिलसिले में हो तो वो भी हो सकती है, किसी और के सिलसिले में भी चूंकि इसका इतलाक हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ तक आप सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर सिविल इंतजामिया बालादस्त है, यानी कि पुलिस फोर्स को देख लें, आप अपनी देख लें, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसको देख लें, कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जी इस कमिश्नर को उधर पोस्ट कर दो, इसको यहाँ रिटेन कर दो, इसको यहाँ प्रमोट कर दो। तो अगर वही हालत फौज की आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, आप सिविलियन बालादस्ती को और तगड़ा कर दें और नीचे सिपाही से लेकर चीफ तक जिसको वो चाहे आगे पीछे करें। लेकिन ऐसा अगर हुआ, खुदा न खास्ता, जिसके होने का इम्कान तो नहीं है, तो फौज की जो एफिशिएंसी है, फौज की जो प्रोफेशनलिज्म है, ये हिट होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय आर्मी चीफ के कोई और पावर सिविल हुकूमत के पास होनी चाहिए फौज के अंदर मुदाखलत की, जब तक के वो इस अहल नहीं हो जाते कि अपने पार्टियों के अंदर लेकर आए जमहूरियत, मौरूसियत को खैरबाद कहें, ये जो प्रस्तिश एक दूसरे की करते हैं अपने लीडरों की, इसको खत्म करें, और जो ऑलरेडी इदारे उनके अंडर हैं उनको चिपका कर दिखाएं, तो इस इदारे को भी ले लें अपने अंदर। नहीं, मगर आपको नहीं लगता कि इदारा खुद अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा? ये होने ही नहीं देगा। तो ये बात इधर तक पहुंची कैसे है कि वजीर दाखिला भी इशारा दे रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए हैं? जी देखिए, बात यह है कि इसमें यहाँ पर बात आती है सिविल सुपीरियरिटी की, सिविल हुकूमत की, कि अगर मुझे नहीं पता कि अदारा जो है वो इसको रजिस्ट कितना कर सकता है या करेगा, वो साफ ज़ाहिर है वो तो अपना इनपुट ही देंगे ना, तो इनपुट तो लाजमी आई एम श्योर इसके खिलाफ होगा। और कभी भी अदारा नहीं चाहेगा कि मजीद डेप्थ में इंटरफेरेंस शुरू हो जाए। जो टॉप की उनकी पावर है वो काफ़ी है और वो रहनी चाहिए, उसका उनका हक भी है। बल्कि उस केस में तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे बाकी मुल्कों में एक बाकायदा कमेटी बनती है जिसमें ऑपोजिशन के लोग भी होते हैं और गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं, जो 3-4 होते हैं टॉप के ऑफिसर्स, उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा इंतजाम हो जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन इसको नीचे लेकर जाना और इसको रिटेंशन, किसी भी ऑफिसर की रिटेंशन के साथ मुंसलिक कर देना, मेरा ख्याल ये मेलाफाइड भी है और ये सियासी तौर पर भी नॉन सस्टेनेबल है और फौज भी इसको पसंद नहीं करेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा आज भी कराची में मौजूद थे। वो अपने अलविदाई मुलाकातों में मसरूफ हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, क्या आपको आज भी लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको रिटेन किया जाए? ये पहले भी बात गर्दिश करती रही है दारुल हुकूमत में। जी देखिए, इसमें तो ये है कि फिर जनरल बाजवा ने पहले भी दो टोक ऐलान किया है कि ना वो एक्सटेंशन मांगेंगे ना वो एक्सटेंशन लेंगे, और इससे खुद ब खुद मैं अखज़ करता हूँ कि ना वो एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेंगे। तो ज़बरदस्ती तो किसी को एक्सटेंशन दी नहीं जा सकती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरीके से जनरल बाजवा ने जो ऐलान किया है, ये जनरल बाजवा के लिए ये काम नहीं हो रहा, ये काम किसी और मकसद के लिए हो रहा है। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये मानना है कि ये अफवाज पाकिस्तान के बहैसियत इदारा उसकी वर्किंग के अंदर ऑपरेशनली जो है ये मुतासर करेगा अगर ये आर्मी एक्ट में जो तरमीम बताई जा रही हैं अगर ये लाई गई, और इदारे को खुद अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बात की कि जिस तरह दीगर इदारों के अंदर हम देखते हैं कि मेरिटोक्रेसी नहीं बल्कि नेपोटिज्म के ऊपर और अपनी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के ऊपर पूरे का पूरा ढांचा तबाह कर दिया जाता है, वही फिर अल्लाह ना करे हमारे मजबूत तरीन इदारे के साथ ना हो जाए। इसी से मुंसलिक अहम तरीन खबर इमरान खान साहब की तहकीकाती जो कमेटी बनाई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो पहले ही 2 बार जिसमें रद्दोबदल हो गया, अब उसमें तीसरी बार एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने खत लिख दिया है, अपने जो रिजर्वेशन है उनका इजहार कर दिया है इस तहकीकाती कमेटी के हवाले से, अपने एतराज़ात मंजर आम पर आ गए हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि इस तहकीकाती कमेटी के अंदर क्यों कोई ISI और IB के नुमाइंदे शामिल नहीं किए गए, और क्यों इस तहकीकाती मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के अंदर अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान को नहीं डाला गया। बराह रास्त वफाक की तरफ से वजारत दाखिला का एतराज़ है कि पंजाब हुकूमत ने जो 5 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, इसको जो हेड कर रहे हैं डोगर साहब, वो कन्वीनर जो हैं CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हैं और इसलिए उनको और आर्जी तौर पर पंजाब में मौजूद हैं, तो उनका नाम और इस कमेटी को एज अ कन्वीनर हेड करना ही सिरे से गलत है, और इसके ऊपर एक बार फिर इसका सिरे नौ जायजा लिया जाए। इट्स आयरनी ऑफ द सिचुएशन, हाजिर सर्विस एक जनरल के खिलाफ FIR कटाना चाह रहे हैं साबिक वजीर आजम जिन पे कातलाना हमला हुआ है, उसी कातलाना हमले के ऊपर ये तहकीकाती मुश्तरका कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर कोई भी अफसर जो है वो FIR काटने को तैयार नहीं है पंजाब के अंदर, और अब इसी के अंदर उसी इदारे से मुंसलिक अफसरान चाह रही है वफाकी हुकूमत डालना तहकीकात के लिए। देखते जाएं और मुस्कुराते जाएं। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।